हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 के सिलेबस को ब्रेकआउट और एनालिसिस करेंगे। तो हम समझेंगे कि आखिर उसमें पैटर्न क्या है और उससे जो क्वेश्चन है वो पूछे कैसे जाते हैं। तो हमारे पास एक वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसमें हमें कंसाइज तरीके से ये समझना है कि एक्चुअल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी 2024 इसका जो नोटिफिकेशन था वो 1 अगस्त 2023 को अभी रिलीज हुआ है। तो अब ये समझिए कि इसमें ये 15 टॉपिक हैं। पहला जो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये देखिए इतिहास से जो हो गए हमारे 2 टॉपिक, भूगोल 1 टॉपिक, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, ये हो गई हमारी रीजनिंग। ओके, यहां पर समसामयिकी, दैट मीन्स ये हो गई हमारी करंट अफेयर, ये हो गई हमारी करंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता, ये हो गई हमारी जनरल अवेयरनेस। अपठित गद्यांश, मतलब कि हिंदी का ऐसा गद्यांश जो हमने पढ़ा नहीं है। ओके, ग्राफ की व्याख्या, यहाँ पर 2 डीआई हमसे पूछी जाएंगी जो ग्राफ बेस्ड पर होंगी और 2 डीआई हमसे पूछेगा जो टेबल बेस्ड पर होगी। तो ये जो हमारी है, ये हमारी एक डाटा इंटरप्रिटेशन है जो ग्राफ बेस पर है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5-5 नंबर के 2 डीआई पूछी जाएंगी। और ऐसे ही टेबल बेस पर 2 डीआई हमसे पूछी जाएंगी जो 5-5 नंबर की होंगी। तो अब यहाँ पर समझिए, जो भारतीय इतिहास है ये हमारा 5 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमसे 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल, ये भी हमसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये हमसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में हमारे 3 टॉपिक हो जाते हैं, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो इन तीनों से मिला के हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये आता है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक दैट मीन्स कक्षा 10 तक की अंकगणित, अर्थमेटिक हमसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमसे ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी हमसे 5 नंबर की, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन। सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन। तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग के हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां समझिए, समसामयिकी, करंट अफेयर, करंट अफेयर के हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के 10। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इससे हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अपठित गद्यांश, जो हमारे गद्यांश होंगे हिंदी के, वो हमसे 2 पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। तो ये हो गया हमारा एक 10 नंबर का। ग्राफ की व्याख्या, मतलब डीआई हमसे ग्राफ बेस पर 2 पूछी जाएंगी, ये 10 नंबर की। टेबल बेस्ड पर 2 डीआई पूछी जाएंगी, ये हमारी 10 नंबर की। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 नंबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, यहाँ पर। और ये 10 टॉपिक से हमारे 50 नंबर कंप्लीट हुए। और जो बाकी के लास्ट के 5 टॉपिक हैं 11 से 15 तक, ये देखिए 10, 10, 10, 10, 10, यहाँ से हमारे पास 50 क्वेश्चन के 50 नंबर मिलेंगे। तो अब ये समझते हैं कि हमें स्कोर करना है बेटर से बेटर और हमारा टारगेट रहेगा
95 प्लस आउट ऑफ 100। तो हमें उस तरीके से हम सिलेबस को ब्रेकआउट करते हैं और हम समझते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ हमें स्किप करनी है और कैसे सिलेबस को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे, पहले डीआई से समझते हैं। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन, हमारे पास टोटल 4 डीआई होंगी, 2 टेबल बेस और 2 ग्राफ बेस। अब देखिए, पहले हम समझते हैं कौन सी, टेबल बेस। जो हमारी टेबल बेस होगी दैट मीन्स तालिका आधारित। हमें इस तरीके से समथिंग कुछ गिवन होगा, यहाँ पर डाटा, यहाँ पर जैसे ईयर लिखे हों 2001, 2, 2002, 2003, 2004 और यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम लिखे हों A, B, C, D, E और यहाँ पर वैल्यू दी होगी। ये हमारी टेबल बेस्ड डीआई हो गई। अब इसमें हमसे किस किस सब्जेक्ट से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाएगा, परसेंटेज, प्रतिशतता। जो दूसरा टॉपिक पूछा जाएगा हमसे वो होगा एवरेज, औसत। और एक और टॉपिक पूछा जाएगा हमसे रेशियो, अनुपात। जो तालिका बेस्ड डीआई होगी इसमें परसेंटेज, एवरेज और रेशियो पर आधारित सारे क्वेश्चन बनेंगे और हमें इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है। हमें समझना है कि कैसे हम इजी से इजी मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और डीआई की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से कराऊंगा कि हम समझेंगे कि बड़े से बड़ा लेंथी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एवरेज, अब उसमें दिखेगा कि ठीक है ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, ऐसे 5-6 नंबर दिए होंगे। अब कहेगा कि इसका औसत कितना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि औसत कह रहा है, तो औसत तो भाई कैसे निकलेगा, इनको तो जोड़ना ही पड़ेगा। और फिर जितने नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको जोड़कर बटा 6 करेंगे तब हमारे पास औसत आ जाएगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे भी आसान हो सकता है, वो मेथड हम सीखेंगे। परसेंटेज से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे इसका परसेंटेज क्या होगा, तो उसमें परसेंटेज सॉल्व करना, उसमें हम सोचेंगे कि इससे आसान क्या हो सकता है, उससे भी आसान हो सकता है। रेशियो, अब रेशियो में भी हम ऐसे ही सोचेंगे कि ठीक है इतना लेंथी क्वेश्चन है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उतना भी हमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। और ये यूपी पेट का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। हमारा लेवल कक्षा 10 तक रहेगा, मतलब हमारा लेवल कक्षा 10 तक नहीं रहेगा, ये जो पेट का लेवल है वो कक्षा 10 तक रहेगा। तो हमसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम तैयारी अपनी बहुत अच्छे से रखेंगे। अब समझते हैं कि हमारा जो दूसरा ग्राफ बेस्ड डीआई आएगी। अब समझिए ग्राफ बेस्ड डीआई कैसी होगी, ग्राफ बेस डीआई दैट मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। अब समझिए, एक होगा हमारे पास
लाइन बार, मतलब हमसे लाइन बार आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइन बार दैट मीन्स हमारे पास ऐसे एक ग्राफ दिया होगा, यहाँ पर डाटा दिए होंगे, यहाँ पर डाटा दिया होगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब ये सिंगल लाइन ग्राफ हो गया। तो इसमें भी आप देखिए, एक हो जाएगा सिंगल लाइन ग्राफ, एक होगा डबल लाइन ग्राफ, एक होगा ट्रिपल लाइन ग्राफ, तो यहां पर ये सिंगल लाइन ग्राफ है। और मान लीजिए यहां पर हमने कह दिया कि यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे सब जगह। अब एक दूसरा ग्राफ डाल देते हैं, यहां से ऐसे गए, ऐसे पहुंचे, ये गए, यहां पर आए और यहां पर आए। तो यहां कह देते हैं हमारे पास ये सर्कल शेप में, यहां पर ईयर दे देगा, ये हमारा हो गया डबल लाइन ग्राफ। ऐसे ही एक और लाइन डाल देगा, वो हो जाएगा ट्रिपल लाइन ग्राफ। लेकिन अब ये समझिए कि पेट में हमसे क्या पूछेगा, क्या ट्रिपल लाइन ग्राफ पूछेगा? ट्रिपल लाइन ग्राफ हमसे नहीं पूछेगा। अब क्या डबल लाइन ग्राफ आने की संभावना है? नहीं। डबल लाइन ग्राफ आने की संभावना ये समझिए आपकी 20% है, सिंगल लाइन ग्राफ आने की संभावना आपकी 80% है। तो जो मेन फोकस करना है वो आपको सिंगल लाइन ग्राफ पे करना है और थोड़ा सा आपको डबल लाइन ग्राफ पर करना है। और ग्राफ बेस्ड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? लाइन बेस्ड तो हो गया, अब आपसे पूछेगा इसमें पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब ये एक गोला है, ये किसी एक सेक्टर के बारे में दर्शाएगा जिसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, यहां पर सबको डिवाइड कर देगा, ये ए बी सी डी ई एफ, और यहां से हमसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो यहां पर परसेंटेज रखेगा या और कुछ वैल्यू रखेगा, टोटल वैल्यू हमें गिवन करेगा। ये हमारे पाई चार्ट आधारित क्वेश्चन हो गए। तो पाई चार्ट में भी हमारे पास दो टाइप के रहेंगे, एक रहेगा सिंगल पाई चार्ट और एक रहेगा डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट में दो गोले दे देगा, जैसे कि मान लीजिए ये कह दे कि ये छात्र हैं, ये छात्रों का सेक्टर है और ये छात्राओं का है, या ये कह दे कि यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर महिलाएं हैं, ऐसे डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर ये डबल पाई चार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे डबल पाई चार्ट नहीं पूछेगा। देखिए, डबल पाई चार्ट ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं पूछेगा, मैं कह सकता हूं कि ठीक है 5% आने की संभावना है, लेकिन 95% डबल पाई चार्ट हमसे नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर इसके आने की बहुत संभावना है कि सिंगल पाई चार्ट हमसे पूछा जा सकता है। सिंगल लाइन ग्राफ, सिंगल पाई चार्ट, ये हमें पढ़ने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, अब एक तीसरा टाइप भी बचता है हमसे कि ग्राफ बेस पर एक तीसरा टाइप हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जाएगा दंड आरेख। अब ये दंड आरेख क्या होता है? अब देखिए, यहां पर मान लीजिए मैंने कहा 2001 है, 2002, 2003, 2004, तो यहां पर वैल्यू दी होगी, ऐसे यहां पर लिमिट दी होगी, ये हो गया 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। यहाँ पर ये बार गया यहाँ तक, ये दंड गया यहाँ तक, ये वाला गया यहाँ तक और ये वाला गया यहाँ तक। और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे।
ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी हमारा सिंगल दंड आरेख होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। अब देखिए यहाँ पर डबल वाला हमसे ऐसे पूछ देगा कि ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर ऐसे, तो ये हमारा डबल दंड आरेख हो गया। ट्रिपल में भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ये लीजिए। तो एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल दंड आरेख हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे सिंगल पूछा जाएगा और डबल पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर 10% पॉसिबिलिटी है, 20% है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी 90% है और यहाँ पर भी इसकी 90% है। 90% इस वजह से क्योंकि और भी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिपल बेस दंड आरेख नहीं आएगा। तो डीआई का पैटर्न ये हो गया और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और आपका टारगेट ये रहेगा कि आपको 20 में 20 स्कोर करने हैं। कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी यूपी की पेट की, तो उसमें हम टारगेट ये रखेंगे कि आपको वो नॉलेज दें कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप बेटर से बेटर स्कोर कर पाएँ। और हमारा टारगेट रहेगा कि 90+ आपके स्कोर हो। तो चलिए और देखते हैं कि और क्या हम बेटर कर पाएंगे। सिलेबस को हम ब्रेकआउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। तो ये तो आपका रहा डीआई। अब देखिए, अब हम मैथ समझते हैं कि जो हमारे फिक्स नंबर हैं पहले हम उनका स्कोर करेंगे कि यहाँ पर 20 में 20 स्कोर हमारा ये चाहिए और हमें मैथ में चाहिए। मैथ में क्या? अब देखिए मैथ में हमसे पूछा जाएगा पहला संख्या पद्धति, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछा क्या जाएगा? अब कोई यहाँ पर देखिए संख्याओं से रिलेटेड पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और दशमलव संख्या। अब देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, दशमलव संख्या, तो सोच रहे होंगे कि शायद बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाए। नहीं, यहाँ पर भी आपसे बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए दशमलव संख्या का क्वेश्चन है, तो दशमलव संख्या का क्वेश्चन होगा 25.025 इंटू 0.25। इसका आंसर क्या होगा? आप देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। परिमेय संख्या 1 सही 2/5 गुणे 7 सही 9/8 माइनस 4 सही 3/40। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परिमेय संख्या में। पूर्ण संख्या में 15 गुणे 16 माइनस प्लस 16 गुणे 17 प्लस 17 गुणे 18 बटे 15 प्लस 16 प्लस 15 16 17 प्लस 18। इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आपसे संख्याओं से आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन हमसे x मानकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर बटे 3 बराबर x बटे 16। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूर्ण संख्या में आएगा, परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दशमलव संख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमसे बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये आपका हो गया एक संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक क्या पूछा जाएगा हमसे, अब देखिए ये चैप्टर तो हमें तैयार करके ही रखना है, क्योंकि ये डीआई में भी हमसे पूछा जाएगा क्या, परसेंटेज, प्रतिशतता। देखिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, ये हमसे डीआई में भी, प्रत्येक डीआई में परसेंटेज पूछा जाएगा, और परसेंटेज एज अ चैप्टर भी हमसे पूछा जाएगा। तो इसकी तो प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है, और बहुत यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन टीआई में हमें समझना पड़ेगा कि इसका रूल बहुत है, इसका जो रोल है वो बहुत है। देखिए तीसरा अभी कह रहा है कि अर्थमेटिक इक्वेशन पूछे जाएंगे, लेकिन सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन मतलब कि साधारण से समीकरण, साधारण अंकगणितीय समीकरण, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन। तो यहां पर देखिए कि ये इक्वेशन कह रहा है, तो क्या इक्वेशन कैसे हो सकते हैं, अब बहुत आसान से, साधारण से, कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहली बात तो अगर बीजगणितीय भी पूछे जाएंगे, कभी भी पावर दो घात पे नहीं पूछे जाएंगे, सिंगल घात पे इक्वेशन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर भी इक्वेशन पूछे जाएंगे दैट मीन्स बॉड मास आधारित हो सकते हैं, और भी छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, प्लस डिवाइड हो सकता है, जैसे मान लीजिए 25 गुणे 5 माइनस यहाँ पर भागे लगा दे 15 और माइनस 5 गुणे 3, तो ये आपका एक समीकरण हो गया, ये आपका अंकगणितीय समीकरण हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या अगर बीजगणितीय समीकरण देना चाहेगा तो 2x + 3y = 15, 3x - y = 6, ऐसे इक्वेशन जो एक घात के समीकरण हो, ऐसे इक्वेशन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही आसान होंगे। और देखिए वर्ग तथा वर्गमूल, देखिए वर्ग पर तो मैं एक स्पेशल एक क्लास बना दूंगा, और वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, ये भी बता दूंगा। यहाँ पर छोटे छोटे वर्ग हमसे पूछे जाएंगे, वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए √, यहाँ पर बोल दे आपसे 15,000, नहीं बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पे बड़ा नंबर लिख रहा था, छोटा नंबर लिखता हूँ, 625 गुणे √256 बराबर x²। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। या हमसे पूछ लेता है √5 × 5² × √125 बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे, ये तो बहुत ठीक है वैसे बना दिया, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी रखनी है। आपको ये नहीं सोच के चलना है कि क्वेश्चन आसान होंगे तो हम अपनी मेहनत आसान रखें, नहीं। यहाँ देखिए एक टॉपिक दिया है घातांक एवं, देखिए करनी नहीं है, घातांक एवं घात है। आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आपसे करनी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कि आपसे पूछ दे कि यहाँ पर ये 5/5 हो, यहाँ पर पावर में 3/2 हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिंपल घात पूछी जाएगी। यहाँ पर ये तो पूछा जा सकता है, यहाँ पर जैसे पावर में 1/5 दे दे
तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जहां पर आपको करनी का प्रॉब्लम हो। तो करनी से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आसान पावर में पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर गुणे 25 का स्क्वायर गुणे 125 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 5 की पावर 8 गुणे 5, ऐसे। अभी जो लास्ट है हमारा, ये है औसत। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर बताया मैंने एवरेज, और ये बताया मैंने परसेंटेज, ये दोनों यहाँ पर मान लीजिए पूछ भी ले जाते हैं तो ये तो एक और सिर्फ यहाँ पर 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर दिलाएंगे, लेकिन इनका रोल इतना ज़्यादा है कि इनको आप तैयार करेंगे तो डीआई में आपको ये 20 नंबर दिलाएंगे। अब चलिए मैथ का खत्म हो गया, अब हम समझते हैं देखिए, हम बड़े बड़े नंबर की तरफ चलते हैं कि हम बड़ा बड़ा स्कोर कैसे अर्न करेंगे। यहाँ देखिए हमारा 25 नंबर का तो जुगाड़ हो चुका है कि 25 नंबर हम कैसे लाएंगे। अब हमारा रहेगा अपठित हिंदी गद्यांश। अब ये 2 और यहाँ पर 2 पैसेज रहेंगे, 2 गद्यांश रहेंगे 5-5 क्वेश्चन के। 5-5 क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पर हमारा 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। यहाँ देखिए इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप डेली एक गद्यांश लगाएं, नहीं, इतना भी ये टिपिकल काम नहीं है। देखिए जैसे बच्चों की स्टोरी होती है, कक्षा 6 की किताब ले लीजिए, 7 की किताब ले लीजिए, 8 की ले लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ढेरों स्टोरी मिल जाएंगी हिंदी की बुक में। या और भी आप हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको, आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़िए और उसमें स्टोरी टाइप में पढ़िए, तो आपको वो रीडिंग की एक हैबिट बन जाएगी और वो चीज़ आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ से आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का जब 1 महीना बचे तो वहाँ से आप पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा आसानी से हमारे 10 में 10 नंबर आएंगे। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। और अब देखते हैं, और आगे हमारा क्या है, सामान्य जागरूकता। जनरल अवेयरनेस। अब समझिए ये हमारा जीए पोर्शन है। देखिए यहाँ पर आप बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक जीए लिखा है और एक लिखा है जीएस, तो ये जनरल अवेयरनेस है और ये जनरल साइंस है। और जनरल एक और होता है, ये जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और सामान्य, ये हो गया जागरूकता। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि किसी भी एग्जाम में जीएस लिखा हो या जनरल साइंस लिखा हो या जनरल अवेयरनेस लिखा हो, इन तीनों का अपना अलग ही महत्व है। तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो एग्जामिनर आपसे यह आशा रखता है कि आपको भारत के बारे में, भारत देश के बारे में और जितनी भी आपको जानने लायक चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति से आशा कर सकते हैं कि उसको पता होनी चाहिए, वो चीज़ पूछता है कि ठीक है, आपसे उम्मीद रखता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य जानकारी, तो वो हो गया हमारा जीएस पोर्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या एग्जामिनर हमसे ये नहीं चाहेगा कि हम भारत देश में रहते हैं तो आप भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी रखें?
वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के पीएम कौन है, वहाँ पे बोली भाषा क्या है, ये चीज़ें तो हमें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। और हमारे देश में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है, वहाँ पे रिसेंट में क्या मुद्दा चल रहा है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एग्जामिनर हमसे ये आशा रखता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछेगा, भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत ही आसान है। अब देखिए आपने अब ये सोच लिया कि पड़ोसी देश पूछ रहा है, तो पड़ोसी देश मतलब सिर्फ उनके नाम नहीं। अब देखिए पड़ोसी देश में अगर देखें आपका सबसे पहले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब देखिए ये कंट्री तो वो है, ये देश ऐसे हैं जो भारत की सीमाओं को टच करते हैं। अब कुछ हो गए जो समुद्री पड़ोसी देश होंगे, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, यहाँ पे अगर और भी देखना चाहें तो यहाँ पर आपको मिलेगा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। अगर पाकिस्तान के पास से देखें, ईरान, ये थोड़ा सा दूर के हो गए लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो सारे देश हैं ये सारे पड़ोसी देश हैं और ये तो सीमा से लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इम्पोर्टेंट कैसे हैं, क्या इनका हमें क्या जानना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो इनकी आपको राजधानी पता होना चाहिए। यहाँ पर मुद्रा कौन सी है, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई कि यहाँ पर ये है। फिर ये हमारे कौन से राज्य को टच करता है, और यहाँ पर रिसेंट में कौन सा मुद्दा चल रहा है, ये हमारे कौन से हम आपस में कौन सा संगठन बना रहे हैं, किन कंट्रियों के साथ में हमारा व्यापार चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। और यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कौन सा पहाड़ है, कौन सा पठार है, कौन सी नदी में अभी बाढ़ आई या कौन सा तूफान आया, चक्रवात आया, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अभी हमारी करंट अफेयर में भी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर जो जनरल चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। अब देखिए अब हमसे पूछे जा रहे हैं देश। अब यहाँ पर देश लिख दिया, देश तो मतलब कि पूरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में जितने भी देश हैं ये सिर्फ उनके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ तो यार बहुत सारे देश हैं, तो कैसे देखेंगे। फिर उनकी राजधानी भी कह रहा है, देश हो गया, राजधानी हो गई, मुद्रा पूछ रहा है। इतने सारे देश हैं, उनकी इतनी सारी राजधानी होंगी और फिर उनकी मुद्रा, इतना सारा हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए सब याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने हैं सारे देश। जो देश हमें पढ़ने हैं वो है
एशिया के। आपने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि आप एशिया के देश पढ़ लीजिए, आपसे पूछ देता है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बताओ। आप कहेंगे तो आपने तो कहा था कि एशिया के पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होगी कि आप दूसरे महाद्वीप को छोड़कर पहले आप एशिया के देश कवर कीजिए। एशिया के पहले तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं पहले उनको कवर कीजिए, फिर बाकी बचे एशिया के देश उनको पढ़ना है हमें, और फिर हमें दूसरी जो महाद्वीप हैं उनके देशों के बारे में जानना है। और उनके देशों के बारे में कौन कौन से देशों के बारे में जानना है हमें, जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। चर्चित मतलब जैसे आप समझिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर हम कहें नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अब नीचे जाएं दक्षिण अफ्रीका में तो यहाँ पर बोलीविया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, ये ऐसी कंट्रियां हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है जो ऊपर की कंट्रियाँ हैं, जहाँ पे नाइजीरिया हो गई आपकी, सूडान हो गया आपका। अब यहाँ पर सूडान में विवाद चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक वेनेजुएला, देखिए ऐसे कंट्रियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जो रिसेंट में चर्चित रही तो उनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा और बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पर अभी प्रधानमंत्री कौन था, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब कभी भी आपने सुना होगा किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा गया होगा कि आप तुवालू की राजधानी बताइए। बहुत सारे लोगों को ये तुवालू क्या है, तुवालू एक देश है। लिंचस्टीन ये एक देश है। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इसकी राजधानी क्या है, कभी भी इसकी ये नहीं पूछेगा कि इसकी मुद्रा क्या है। मोनाको आज तक कभी नहीं पूछा। तो यही है, जो चर्चित देश हैं हमेशा उनके बारे में पूछा जाता है। अब आता है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए भारत के राज्यों के बारे में पूछ रहा है, तो भारत के राज्यों में हम पहला प्रायोरिटी किसे देंगे? पहले तो जब जहां हम रहते हैं उत्तर प्रदेश। अगर हम कहें कि चर्चित कौन है, हरियाणा। हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मणिपुर, पंजाब, देखिए गुजरात और राजस्थान में बाढ़ आई। तो ऐसे जो राज्य होंगे, पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि हम पहले उन्हें कवर करें और बाकी राज्यों को बाद में देखें। ऐसा नहीं कि बाकी राज्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि जो ये
राज्य में लिख रहा हूं, इनसे क्वेश्चन ही ना पूछे। तो तैयार हमें सब करके चलना है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी वो मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि हमें क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ेंगे? भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अब देखिए जैसे भारतीय संसद ये लिखा हुआ है, तो अभी अभी हमारी भारत की नई संसद बन के तैयार हुई है। तो उस जो नई संसद है उसको बनाने के लिए कितना जो हमारा वो रेवेन्यू था वो कितना था, उसका वास्तुकार कौन था, उसका अनुमोदन किसने किया, कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया, और उसका आकार किस तरीके का है, ये सारे क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। और नई संसद के बाहर संगोल को स्थापित किया गया, अब ये संगोल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत पुरानी संसद नई संसद दोनों के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग तो हम वैसे भी पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा जो भारतीय संविधान है फिर उसमें आ जाएगा। लोकसभा, अभी हम ये देखेंगे, हमारा मुद्दा ये रहेगा कि अभी रिसेंटली कहाँ पर चुनाव हुए हैं, जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी थी, राज्यसभा सीटें कितनी थी। अगर उस वहाँ पर वैसे चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे विधानसभा में अगर विधायकों के चुनाव हुए हैं तो हम चेक करेंगे कि विधानसभा सीटें कितनी थी, विधान परिषद सीटें कितनी थी, वहाँ का विधान सभा अध्यक्ष कौन है, विधान परिषद अध्यक्ष कौन है, हम ये सब चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि वहाँ पर किसी राज्य में वहाँ का गवर्नर कौन है। ओके, और क्या पढ़ेंगे हम? देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब देखिए आजकल जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता चला जा रहा है। जो हम करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं और हमने इतनी मेहनत की होती है और हमें पता चलता है कि 10 क्वेश्चन में हमसे बन कितने रहे हैं, 4, तो ये 6 क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस लेवल का रहेगा, इस लेवल का रहेगा। ये करंट अफेयर है, इसमें वो कहीं से भी पूछ सकता है। अगर जितना उसका टॉपिक है उस टॉपिक में कहीं से भी पूछेगा। तो यहाँ पर आप दिवस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसकी थीम भी पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। और खासकर हमारा दिवस उन दिवस पर फोकस रहेगा जिनको हमने भारत में सेलिब्रेट किया, भारत में जिनको सेलिब्रेट किया है वो हमारे खास दिवस रहेंगे, उनकी थीम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और देखिए क्या, विश्व संगठन, एवं मुख्यालय। देखिए विश्व संगठन, जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी संगठन है उनका मुख्यालय कहाँ पर है, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब उन संगठन के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम पहले किस संगठन के बारे में पढ़ें। तो हम पहले उन संगठन के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हमारा भारत देश भी शामिल है।
जैसे सार्क, यूएनओ, WHO और बहुत सारे, IMF, और जिनमें शामिल नहीं भी है लेकिन भारत की हिस्सेदारी उसमें बढ़ चढ़ कर रही है, तो उनको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे जो संगठन हैं उन पे हमारा प्रथम फोकस रहेगा और बाकी के संगठन भी हम कवर करेंगे। और देखिए, भारतीय पर्यटन स्थल। अब भारतीय पर्यटन स्थल, अब ये देखिए कि भारत में पर्यटन के लिए कौन कौन से स्थान हैं। तो जैसे कि बहुत सारी जगह यूपी में है, जैसे कि मैं कह दूं आगरा, आगरा एक पर्यटन स्थल है, मथुरा। अब यहाँ पर आगरा में क्या, मेन ताजमहल, लाल किला। देखिए लाल किला एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। एतमाउद्दौला का मकबरा, अब यहीं पे आगरा में ही पास में पड़ता है सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा, मरियम का मकबरा। अब यहीं पास में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ पर आपको पड़ जाएगा वो बुलंद दरवाज़ा। दिल्ली के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं, पहला हमारा फोकस रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश, और फिर बाद में हम पूरे भारत देश को देखेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि विश्व विरासत स्थल ही हमारे पर्यटन स्थल है। मैं कह दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है वो भी हमारे पर्यटन स्थल में आते हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो भी हमारी पर्यटन स्थल में आते हैं, तो वो चीज़ को भी पढ़ना हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए भारत की कला एवं संस्कृति, अभी देखिए बहुत छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हमारा नृत्य आ जाएगा, एक तो लोक नृत्य आएगा और दूसरा सांस्कृतिक नृत्य आएगा। यहाँ पर त्योहार आएंगे, मंदिर आएंगे। जैसे आपसे पूछ लेता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। मेले पूछे जाएंगे, मेला अंबुबाची मेला कहाँ पर है, कहाँ मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मंदिर पूछे जाएंगे, मेला पूछा जाएगा, त्यौहार भी पूछा जाएगा, नृत्य भी पूछे जाएंगे। तो सारी जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी संस्कृति है, तो उससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए भारत एवं विश्व के खेल। देखिए वर्ल्ड फेमस तो हमारा क्रिकेट है और हमारा भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, लेकिन यहाँ पर भारत का तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो सबसे प्रसिद्ध है वो क्रिकेट है, और विश्व में उनके राष्ट्रीय खेल होंगे तो वो क्या है वो कैसे जानेंगे, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके खेल तो हमें पता ही होने चाहिए। भूटान में क्या खेला जाता है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। इंडोनेशिया मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है,
बैडमिंटन है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? दांडी बियो है। तो ऐसे हमें आसपास के जो देश हैं इनका हमें पता होना चाहिए कि इनके यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, इनके यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, यहाँ पर जनजातियाँ कौन सी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और फिर जब हमारे पड़ोसी देशों के बारे में हमें नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद हमें, जैसे बहुत चर्चित देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील है, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, और बहुत सारे, पनामा सिटी हो गई, वेनेजुएला हो गया, अब यूरोप के जर्मनी, फ्रांस पे, इंग्लैंड, यहाँ पर कौन से खेल खेले जाते हैं, इनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि बुरुंडी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जो चर्चित हैं उन्हीं के बारे में जिक्र होता है। अब देखिए, भारतीय अनुसंधान संगठन, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन, दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दाल अनुसंधान केंद्र आपका ये जो परिषद है ये आपकी कानपुर में है। यहाँ पे चमड़ा से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर होंगे, कृषि से रिलेटेड बहुत सारे अनुसंधान आपको मिलेंगे। इन सारे अनुसंधान के बारे में कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक जो हमेशा से फेवरेट रहा है एग्जामिनर का, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। देखिए, यहाँ पर हमारे प्राचीन पुस्तकें, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, और जो नई पुस्तकें होती हैं वो हमारे करंट अफेयर का टॉपिक होता है। लेकिन जिनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, जो हमारे भारत के लेखक रहे हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा पुस्तकें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे अरुंधति रॉय, विक्रम भट्ट और भी। यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक हो गए, पुरस्कार एवं विजेता। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे पुरस्कार, फिल्म से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, बहुत सारे क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये सभी पुरस्कारों के बारे में जिक्र करता है कि इनमें कौन, किसको क्या अवार्ड मिला, क्या पुरस्कार मिला, कौन विजेता रहा, कौन रनर अप रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं, हमारा चलिए सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस का पॉइंट खत्म हो गया। अब देखते हैं रीजनिंग की तरफ। अब रीजनिंग में देखिए, आपका क्रम एंड रैंकिंग। क्रम एंड रैंकिंग मतलब कि आपका ऑर्डर से पूछा जाता है और फिर आपको बताना होता है कि आंसर क्या होगा। संबंध, ये रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, मतलब कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपसे पूछेगा कि इनमें से विषम कौन सा है या असंगत कौन सा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर,
देखिए कभी भी इसको मिस मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है घड़ी। ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि हर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और कैलेंडर तो आपका ऐसा टॉपिक है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो आपका गलत। कारण एवं प्रभाव, आपको कारण दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो हमारा कारण होगा, और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे प्रभाव में ऑप्शन होगा 1 2। आपको बताना पड़ेगा कि केवल एक सही है, दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, कोई भी सही नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। आप सोचेंगे कि ठीक है बन जाएगा, हो सकता है कि आपसे बन जाए, आप पहली बार में सही कर लें, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं ऐसे सवाल गलत होने की। अब है कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सा दिया होगा ABCDE, यहाँ पर IJKHL, ये हमारा ये हो गया है। तो आगे एक पूछेगा ये क्या होगा, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ये 3 लेटर यहाँ पर लिखे होंगे, उसके बराबर में कह देगा कि इनका मतलब ये है। यहाँ पर 2 लेटर लिख दिए, इसका मतलब ये है, तो 1 लेटर लिखेगा कि यह इसका मतलब क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नॉर्मल इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके का तो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ये तरीका भी याद रखिए कि वैसा भी पूछा जाता है। और लास्ट देखिए आपका है अजम्पशन। अजम्पशन दैट मीन्स कथन विश्लेषण। इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे टॉपिक हैं कि बिना प्रैक्टिस के नहीं आते। चलिए रीजनिंग हो गया, आगे के टॉपिक देखते हैं। सामान्य हिंदी। अब देखिए आप हिंदी में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आपसे संधि पूछी जाएगी, विलोम पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं 5। तो आपसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल सा विलोम शब्द 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी से भी 2 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, अब ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, जैसे कि मैं कह दूं ये लिखा हुआ है अली और यहाँ पर अली, दोनों का ही मतलब अलग अलग है। आंगन, आंगन दिखने में सेम है, मतलब अलग है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके मतलब अलग होंगे, जैसे कि स्रोत, स्त्रोत। अब देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं
रचनाएं। अब देखिए, पहला है संधि। तो यहाँ पर सबसे पहला फोकस होगा हमारा, हम कंप्लीट करें स्वर संधि। 80 to 90% चांसेस हैं कि स्वर संधि के अलावा और किसी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। विलोम शब्द जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उन्हीं का सिर्फ रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे, कोई नया नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही पर्यायवाची। अब पर्यायवाची में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो जल की पर्यायवाची होती है, जल, वारी, नीर, पंख, तोय, अंबु, अब ये जितने भी हैं, तो इनमें अगर आप द वर्ड लास्ट में लगा देते हैं तो ये आपकी बादल की बन जाती है। अगर इनके लास्ट में आप जा वर्ड लगा देते हैं तो ये आपकी कमल की बन जाएगी। अब आप इनमें लास्ट में धी लगा दें या निधि लगा दें, क्योंकि निधि का मतलब होता है भंडार, और जल का भंडार अर्थात समुद्र। इस तरीके से जैसे इन तीनों की आप याद कर लेंगे, ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन मिला के आप बहुत सारी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, तराणी, तनुजा। अब देखिए, तनुज होता है बेटा और तनुजा होती है बेटी। इसका मतलब हो गया बेटी, और तराणी का मतलब हो गया सूर्य। तो सूर्य पुत्री, सूर्य पुत्री बोलते हैं हम यमुना को। अगर मैं कह दूं सूर्य पुत्र, तो सूर्य पुत्र हम बोलते हैं अश्व को। अश्व मतलब घोड़ा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। समश्रुत वाक्य, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत है। मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, ये एक क्वेश्चन आपका 90% पूछा ही जाना है। यहाँ पे विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये भी 90% आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सामान्य अशुद्धियाँ, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। लेखक एवं रचनाएं, जो हमारे बहुत फेमस लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, और बहुत सारे जो बहुत फेमस कवि हैं, फेमस लेखक हैं, हमेशा इनकी ही कविताएं पूछी जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि इनकी ही कविताएं और रचनाएं पहले पढ़ें। इनके जो रचनाएं हैं इनको पढ़िए और ये समझिए कि ये किनकी रचनाएं हैं, और उनसे लिंक बनाइए कि आप इतनी सारी रचनाएं कैसे लर्न करेंगे। तो लिंक बनाकर पढ़िए। ओके, अब देखिए, सामान्य अंग्रेजी। अब यहां पर देखिए, आपसे एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का पूछा जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपसे
पैसेज के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन शायद हो सकता है, अगर इससे ये ना पूछा जाए तो एक ग्रामेटिकल पूछ लिया जाए। एक कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे सिनोनिम्स हैं, इतने सारे एंटोनिम्स हैं और पूछा जाएगा एक। तो आप ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा टिपिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सालों के कुछ एग्ज़ाम निकालिए, जैसे एसएससी के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, पेट के, और जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उनमें जितने भी आज तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए सिर्फ उन्हें याद कर लीजिए। आपका 90% उनमें से इन दोनों में ही पूछ लिया जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अब यहाँ पर संविधान की मुख्य विशेषताएं कि संविधान में क्या चीज़ें कहाँ से ली गई, ये सारी, और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कथन कि इसमें ये संशोधन किया गया, और जो मुख्य विशेषताएं होंगी कि यह हमने ये ऐसा करके निकाला, ये हमने यहाँ से लिया, 1935 से लिया। 1935 जो आपका अधिनियम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व, ये आप क्या जाते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ अगर पूरे नहीं पढ़ने आपको तो इसमें मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार, ये तो सभी इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य, देखिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 11वां मौलिक कर्तव्य। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। देखिए पहले आप सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उच्च न्यायालय को इससे लिंक मिलाकर पढ़ेंगे कि इससे ये समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या था, अब उच्च न्यायालय में क्या है, और आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर आप संघ के बारे में पढ़िए, फिर राज्य के बारे में पढ़िए, तो आप उसको लिंक करके पढ़ेंगे। जैसे आपने प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं आप मुख्यमंत्री से रिलेट करके, राष्ट्रपति को आप पढ़ेंगे राज्यपाल से रिलेट करके, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे उच्च न्यायालय से रिलेट करके, मतलब उच्च न्यायालय को हम सर्वोच्च न्यायालय से रिलेट करके पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जब पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री का जिक्र करके पढ़ेंगे। ये दोनों को देखते जाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री के क्या कार्य थे और मुख्यमंत्री के क्या है, राज्यपाल के क्या कार्य हैं और राष्ट्रपति के क्या है।
इसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, इसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, और आपको बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये बिना सोचे समझे आप पूरे रट डालिए। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कम से कम आप 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, 11वां वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका संविधान संशोधन कब हुआ था, कब जोड़ा गया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में है, और किस समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संघीय और संसदीय प्रणालियाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन कैसे चलता है, वहाँ का कार्य कैसे होता है, और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध क्या है, मतलब कि कौन सी समवर्ती सूची है, कौन सी संघ राज्य सूची है, तो उनके बीच में बंटवारा, ये सारा कुछ इसमें आएगा। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर 1947 से 1991 तक, तो यहाँ पर देखिए पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो पढ़ेंगे। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास आया, ये हम दोनों सेक्टर के पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों में कैसे रोल प्ले करता है। अभी देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब ये समझिए कि यहाँ पर ना ही जो सरकार है वो बहुत कम इंटरफेरेंस करती है मार्केट पर, यहाँ पर मार्केट को पूरी तरह छूट भी नहीं दी गई है, लेकिन मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं अप्लाई किया जाता है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तथा सुधार, अब देखिए 1991 में आर्थिक सुधार। अब ये 1991 में जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और इसके बाद की अर्थव्यवस्था, उसके बाद अर्थव्यवस्था, ओके। अब 2014 के बाद अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा कृषि में क्या सुधार हुआ, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, देखिए कृषि में कौन कौन से सुधार किए गए। अभी देखिए रिसेंटली में कृषि कानून पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था। यहाँ पर फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है कि फ्रेमवर्क कैसा क्या होता है। यहाँ पे श्रम कानून लागू किया गया था। बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, बहुत सारे ऐसे
कि कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में हमें सैनिटेशन और पानी की, हवा की और सांस लेने की हमें पूरी छूट दी जाए, हमें इतने घंटे काम कराया जाए, इससे ज़्यादा नहीं, हमें ग्रेच्युटी दी जाए, ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं। और हमारा आर्थिक सुधार, और लास्ट जीएसटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे ही ज़रूरी हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, आप यहाँ पर जैसे आप आरबीआई पढ़ेंगे और हम कृषि क्षेत्र के बारे में, दुग्ध क्षेत्र के बारे में और छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, नाबार्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल में सिडबी के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए भूगोल। अब जो भूगोल है इसमें पहले तो आप समझिए कि विश्व एवं भारत दोनों से क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले इनका फिजिकल रहेगा, तो विश्व एवं भारत का भौतिक भूगोल, इनके बारे में, इनका फ्रेमवर्क, इनका मैप क्या कहता है, इनमें कितनी कंट्रियां हैं, उनमें क्या 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 चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा भौतिक भूगोल। फिर हम अंदर आ जाते हैं, जैसे नदियाँ पढ़ेंगे, नदियों में पड़ने वाली घाटियाँ पढ़ेंगे, भूजल संसाधन पढ़ेंगे, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ये सिर्फ हम भारत का पढ़ेंगे, खनिज संसाधन। जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, टाइम जोन मेनली हम ये भारत का जो 82.5 डिग्री है, और ग्रीनविच 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये तीन हम मेनली पढ़ेंगे और बाकी की भी देख लेंगे, लेकिन ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या, ये भारत की 2011 बेस्ड, ओके। ये तो हमारा पर्टिकुलर हमेशा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप भारत का पढ़ लीजिए, भारत के जितने भी उसका मैप बनाइए, उसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। आप जो ब्लैंक मैप आते हैं उनको खरीद लीजिए, उनमें मरुस्थल भरिए, उनमें पहाड़ भरिए, उनमें नदियाँ ड्रॉ कीजिए,
फिर उसके बाद में आप वर्ल्ड के मैप में ड्रॉ कीजिए कि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, कहाँ से निकलती है। जैसे कि आपकी नील नदी कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों में सीमा साझा करती है। वो देखिए, जो आपकी नील नदी है तो वो निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया जो झील है वो 3 राज्यों में अपनी सीमा बनाती है, 3 राज्यों में है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे कैस्पियन सागर आपके 5 राज्यों में है, और आपकी जो काला सागर झील है वो 5 राज्य नहीं, देश, 5 देशों में है। तो ऐसे हम भूगोल कवर करेंगे। अब देखिए, हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये ज़्यादातर हम 1885 के बाद 1947 तक हम इसको कवर करेंगे। और मेनली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, गांधीयन एरा, मतलब गांधी युग, कि गांधी जी आए, फिर उसके बाद में क्या चेंजेस हुए, क्या रिफॉर्म हुए। अब देखिए, जैसे कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रथम वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। अब यहाँ पर जिस चीज के बारे में जिक्र किया गया है हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, आंदोलन। अब देखिए, इनमें हमें सब स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, लेकिन इनमें हम ज़्यादातर गांधी और उनसे जुड़े अन्य नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन होना स्टार्ट हो गए थे। चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त पैदा हो गए थे। बहुत सारे शहीद हुए। अब देखिए, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमें सिलेबस में दी हैं हम उन्हीं चीज़ों पे अपना ध्यान फोकस करेंगे। और हमारा मेन मोटो ये रहेगा पहले कि हम गांधी युग को ख़त्म करें, गांधी से रिलेटेड जितना टॉपिक है, जितना मटेरियल है, हम उसे कवर करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है गांधी एरा। अब देखिए,
हमारा सिर्फ क्या बचा हुआ है, भारतीय इतिहास। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म इतना बड़ा है लेकिन इसमें सब नहीं पढ़ना है, इसमें हमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन से रिलेटेड और उनकी दी हुई शिक्षाओं के बारे में। और ऐसे ही जैन धर्म में हम सभी तीर्थंकर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी हम जीवनी और शिक्षाएं पढ़ेंगे। हम मौर्य वंश में सिर्फ अशोक के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश, जो सबसे प्रतापी राजा थे, समुद्रगुप्त, जिन्हें कविराज भी बोला जाता था, और इनके जो पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उनको कवर करेंगे। राजपूत काल, और जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मुगल से, सल्तनत काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से, बौद्ध धर्म से, मौर्य वंश से, अशोक से, मेनली यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, कि ब्रिटिश राज्य जब उदय हुआ तो उसके बारे में, और सबसे ज्यादा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए विवादित है ये कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान के चलेंगे। और यहाँ पर ब्रिटिश राज का सामाजिक, आर्थिक, क्या प्रभाव रहा। देखिए इसमें राजनीतिक के बारे में नहीं है, जो समाज पर क्या प्रभाव रहा और आर्थिक क्या प्रभाव रहा उस चीज़ के बारे में। इंग्लिश शिक्षा आई तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, अंग्रेज आए, उन्होंने नीतियाँ अपनाई, बहुत सारे टैक्सेस अप्लाई किए, बहुत सारे जो हमारे राइट्स थे उनको ख़त्म किया, रिचुअल्स थे उनको ख़त्म किया, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स जो प्रवृत्ति के लोग थे उनकी जो संस्कृति थी, उनकी आस्था थी, उनको नष्ट किया।
तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट डाले और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा लगा होगा और इसे डीप से भी समझेंगे और इसमें बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इसका हम हर एक टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 90% हमारा वादा है। तो धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में।